सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी की थर्ड क्लास, जो कि 40 क्वेश्चन में आपके 2 क्लास में ऑलरेडी से कवर करा चुकी हूँ। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो, तो जिसने भी नहीं देखा है सो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह वीडियो। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41 है कि शब्द किसे कहते हैं। अपने भाव को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब हम बोल रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने, तो हम उसमें जो भी हमारी ध्वनियाँ होती है उन ध्वनियों के मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो देखते हैं कि गतिविधि शिक्षण का मीन्स क्या होता है। इसमें इसका मीन्स होता है कि जिसमें टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी दोनों की क्या रहे, अपने आप में पूर्ण एक्टिविटी, पूर्ण भागीदारिता रहे, क्रियाशील रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम गतिविधि शिक्षण कहते हैं। जिसमें दोनों क्या रहे, दोनों एक्टिव रहे, टीचर्स भी एंड स्टूडेंट्स भी अपने तत्पर, अपने वर्क पर क्या रहे, क्रियाशील रहे। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पे बताया कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने कोई भी स्कूल्स में क्या रखा, कोई भी समारोह रखा, या फिर कोई भी हमने कुछ भी रख लिया जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि जिससे विद्यार्थी क्या ले, एक्टिव रहे और अपने आप में पूर्ण अपना खुद से वर्क करे। तो इसमें क्या करते हैं, बाल सभा लगाते हैं। टीचर्स क्या लगाते हैं, बाल सभा। उससे क्या करते हैं, बालक अपने आप में पूरी उसमें सभा में बैठे हुए होते हैं और अपने जो भी उनके थॉट्स है डिस्कस है उसको डिस्कस करते हैं, डिस्कशन चलता है वहाँ पर। फिर है जैसे कि विद्यालय की पत्रिका, कोई भी विद्यालय की साइड से कोई भी फंक्शंस है तो उसको करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाती है तो उसको करते हैं। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, हम पढ़ाई के थ्रू से अंताक्षरी में भी क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेजिटेशंस और बच्चों को एक्टिविटी वर्क पर निर्भर कर सकते हैं। जैसे कि वार्षिकोत्सव, जैसे कि हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस हम मनाते हैं, ये हमारे 2 मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं। तो इनसे क्या होता है, इसमें भी हम टीचर्स क्या बोलते हैं बच्चों को कि आप इसमें अपने पूर्ण भागीदारिता को इसमें आप लगाओ। इससे भी क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स की जो हेजिटेशंस होती है और उनकी बुद्धि का विकास होता है। इससे अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्ध द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मेनली यहाँ पे बात उठती है कि मूल्यांकन होता क्या है। तो बस यहाँ पे आपको बिना रटे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये माइंड्स में रखना है कि मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो मूल्यांकन हम बच्चों को किसी भी चीज़ में समारोह व भागीदारी उनको दिलाते हैं तो उसको ही हम मूल्यांकन कहते हैं। बस सिर्फ आपको ओनली अपनी लैंग्वेज में याद करना है, बुक की लैंग्वेज पर नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट है कि गद्य का अर्थ लिखिए। ये पद में होते हैं। तो देखते हैं, जैसे आपने छंद पढ़े होंगे हिंदी में, और शास्त्र के जो गण होते हैं, गण कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तगण, जगण, मगन, शगण, भगण, ये सब हमारे गण होते हैं। और इन पे हम क्या, इनकी जो मात्राएं होती है, इनके बंधन नहीं होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम गद्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे फर्स्ट, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का क्या होता है, ज्ञान होता है। किससे, जो सूक्ष्म पाठ होता है हमारे, हम उसमें क्या करते हैं, बहुत एक्टिविटी रहते हैं, अपना खुद से वर्क करते हैं, उसमें सभी मिलकर अपने थॉट्स को अलग अलग
माइंड्स में डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमको किसी किसी से क्या मिलते हैं, शब्द ज्ञान की कोश में क्या होती है, वृद्धि होती है, और हमको जो हमारी ग्रामेटिकल होती है उसमें भी उस पर हम यूजफुल करना सीख जाते हैं कि कैसे करते हैं, और मुहावरे लोकोक्तियाँ इनका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करना है, किस टाइप से करना है, तो इनकी भी हमको क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। किसके थ्रू, सूक्ष्म पाठ के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। आपको बिल्कुल यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है, रट्टाफिकेशन नोट, सिर्फ ओनली समझो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखते हैं भी नेक्स्ट, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल रटना नहीं है, गेस्ट करो खुद ही कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, और थर्ड संयुक्त वाक्य। देखो जो सरल वाक्य होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल अपने आप में सरल वाक्य है, वह पढ़ रहा है, कैसा वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है। और जब हम इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं, जैसे कि मिश्रित वाक्य, उसमें हमने बहुत सारा मिक्स कर दिया, किसी किसी को उठा के हर टाइप के एग्जाम्पल्स हमने इसमें रख दिए कि एग्जाम्पल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले सीता ने खाना खा लिया वगैरह, ये ऐसे आप एग्जाम्पल्स रख सकते हो। जैसे संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, अपने आप में मेल टाइप में होते हैं, टचिंग टाइप में होते हैं, तो इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर है कि उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। किसका, उपसर्ग, मैंने आपको बताया था उपसर्ग क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगते हैं और लगकर एक न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। समझते हैं थोड़ा इसको, बिल्कुल रटना नहीं है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में समझो कि उपसर्ग क्या होता है। तो बस उपसर्ग वो होता है जो हम अपने वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और इससे हमारा एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है, इसको ही हम उपसर्ग कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नोट। देखते हैं, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अमर, अतिक्रमण, अनैतिक और न्यायालय। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, ओनली मर, क्या लिया मैंने, मर एग्जाम्पल लिया, और मेरे को इसको एक अच्छा न्यू वर्ड इसका क्रिएट करना है, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगी, उपसर्ग लगा दूं। कौन सा, आ उपसर्ग। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो अमर, यानी कि अब तो क्या था, मर की मर जाए मेरी तरफ से, मुझे कोई टेंशन ना है, ठीक है। और अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, अमर की नाम है, तुमको मरने नहीं दे सकते, हमारी जो भी है कुछ भी एग्जाम्पल डिफरेंस है, सबके अपने अपने अलग क्या है मीनिंग्स हैं। जैसे सेकंड है यहाँ पे अनैतिक, तो जैसे लेते हैं हम नैतिक। नैतिक क्या है अपने आप में, कि कोई बंदा नैतिक है, उसमें हर बातों में क्या है, उसके नैतिकता झलकती है, उसको नैतिक है वो पूरा अपने आप में, हर चीज़ की उसका नॉलेज है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। और मैंने यहाँ पे उपसर्ग लगा दिया क्या, अनैतिक, तो उससे क्या बन गया कि वो उसमें क्या है, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है, वो बिल्कुल अनैतिक बंदा है। तो देखो यहाँ पे वर्ड्स दोनों के मीनिंग्स क्या हो गए, अपने आप में अलग अलग होते हैं। आप खुद से इमेज कीजिए कि नैतिक कौन होता है, जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, और जो ये है अनैतिक, अनैतिक क्या होता है, जिसमें अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, अनैतिक कहते हैं। तो देखो उपसर्ग के लगते ही हमने क्या बदल दिया, वर्ड्स का बिल्कुल मीनिंग चेंज कर दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्यय का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह होता है जो हमारे वर्ड्स के लास्ट में लगकर न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल रट्टा नहीं है, अपनी माइंड्स में बस समझ लो बातें, बस फिर आपसे बन जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हमने क्या लगा दिया, हट लग जाने से क्या बन गया, इसका वर्ड्स कड़वा हट। जैसे क्या है, अभी हमने इसको बोला है ओनली कड़वा, क्या बोला कि ये कड़वा है, जो हम खा रहे हैं क्या है, बहुत ज़्यादा कड़वा है, और हमने इसमें क्या लगा दिया, फिर प्रत्यय लगा दिया हट। हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया इसमें, हट। तो इससे हमारा कौन सा वर्ड, एक न्यू वर्ड क्रिएट हो कि कड़वा हट, किसमें बहुत ज़्यादा कड़वा हट है।
सामासिक पद किसे कहते हैं? सबको पता है समास क्या होता है। समास वो होता है जो हमारे बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को, और उसका एक हम शब्द बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम समास कहते हैं। देखते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई और लिखाई। तो हमने इनको क्या कर दिया? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड्स को क्रिएट कर दिया, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सबको पता है समास। फिर है यहाँ पे कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो होते हैं हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास में क्या होता है? इसमें जो हमारा क्या होता है? पूर्व पद होता है, ये अपने आप में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वर्ड्स ले लूँ एग्जाम्पल की प्रत्येक, तो इसमें क्या है? प्रत्येक में प्रति, ये क्या है? प्रति अव्यय है अपने आप में। प्रति का कोई मीनिंग्स नहीं है, जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता, जो बिल्कुल क्या है? बस अकेला ही है, ये समझ लो, जो अकेला होता है, जिसका कोई मीनिंग्स नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। और नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें तत्पुरुष समास, इसमें जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो रसोई घर। क्या ले लिया आपने एग्जांपल? रसोई घर। तो आप इसको इमेज कैसे कर सकते हो? इसमें आप इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे कि आपने कारक पढ़े होंगे कि कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये होते हैं हमारे। तो जैसे फिर यहाँ पे द्वंद्व समास, इसमें हमारा उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही क्या होते हैं? अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक के बिना एक नहीं है। तो इसमें दोनों क्या होते हैं? अपने आप में इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, माता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये एग्जाम्पल माता पिता। तो आप यहाँ पे देखो, सिर्फ ओनली आपके लिए माता इम्पोर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए हमारे दोनों पेरेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं, माता भी और पिता भी। तो अगर आप ओनली यहाँ पे सिर्फ क्या ले लो कि माता, तो आपके लिए कोई माता ही इम्पोर्टेंट है? नहीं। क्या आपके लिए सिर्फ ओनली फादर ही इम्पोर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। तो जो हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? ये योजक चिन्ह होता है। जिन वर्ड्स के भी बीच में आपको ये योजक चिन्ह दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप आंख मीच के लगा देना कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। फिर है जैसे कि बहुव्रीहि समास, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगी। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें ना तो उत्तर पद और ना ही पूर्व पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा बंदा प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे की बात की जाती है। तो अब आप मेरे को एग्जाम्पल्स में बताएंगे कि बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं फिर नेक्स्ट, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। नाउन क्या होता है? सबको पता है, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो बच्चे से पूछ लो कि वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, जहाँ पे हमको इनका क्या होता है? बोध होता है, उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन की संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो थोड़ा समझते हैं क्या होता है। जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी व्यक्ति के नाम होते हैं। जैसे कि आप ले लो राम, रोहन, प्रीति, जैसे हिमालय, हिंद महासागर, काराकोरम दर्रा, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे नाम है। क्या है? नाम है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा वह होता है कि क्या होता है इसमें? जिस विकारी शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रकार का उल्लेख हो। किससे? एक ही व्यक्ति या वस्तु का क्या हो? हमको उल्लेख हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या ले लिया हमने इसमें एग्जाम्पल? दर्रा। और क्या ले लिया हमने इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल?
पठार, क्या ले लिया हमने इसमें, पठार। और जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे, महासागर, महासागर। और भी आप बहुत सारे नाम ले सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो जिसका सिर्फ ओनली एक क्या होता है, नाम होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, दर्रा, रुक जाओ मैं समझाती हूँ। जैसे क्या है यहाँ पे, दर्रा है। अब हमने क्या दे दिया, इसकी एक जाति है कि बस हाँ दर्रा है, इनको दर्रे कहते हैं। अब दर्रे तो बहुत हो सकते हैं, जैसे कि हम जैसे कुछ भी दर्रा ले लो आप। अगर आप किसी दर्रे का नाम लोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने ले लिया काराकोरम दर्रा, क्या ले लिया हमने यहाँ पे, काराकोरम दर्रा। तो जब हम ये इसको नाम देंगे काराकोरम दर्रा, तो ये हमें, तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये चले जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हमने सिर्फ एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे कि दर्रा, तो फिर अगर हम उसका नाम बताते हैं कि या कौन सा दर्रा है, या काराकोरम दर्रा है, या जोजिला दर्रा है, या फिर लिपुलेख दर्रा है, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मेरे को बहुत रहता था, बट मैंने अब इसको सही कर लिया है, अब बिल्कुल नहीं रहता है। अगर आप बिल्कुल समझ लोगे तो फिर आपसे सब चीज़ बन जाएगी, सब चीज़। कुछ भी हार्ड नहीं है हमारे लिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे हमको किसी चीज का क्या होता है, भाव होता है, कुछ चीज हमको महसूस होती है, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, नफरत, जलन, दर्द, खुशी, प्रसन्नता और इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदार है उसको भाववाचक कहेंगे, भाव है अपना एक। फिर है समूहवाचक संज्ञा। तो जो हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, एक समूह होता है। जैसे आप ले लो कक्षा, क्या ले लो, कक्षा, सभा, क्या ले लिया हमने, सभा। तो कक्षा में बहुत सबका समूह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब होते हैं। और यहाँ पे सभा, सभा कोई सिर्फ ओनली एक बंदा थोड़ा ही ना करता है, तो सभा में बहुत सारे होते हैं। तो जहाँ पे समूह होता है किसी का, उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे हमारा सोना, चांदी, दूध, पानी, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य है, तो इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में रहता है बच्चों को। पता है, मैंने खुद से इसको इमेज किया है कि इन दोनों में क्या रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। बट अगर आपका ये कंफ्यूजन मैंने बताया आपको कि अगर हमने क्या लिया नाम सिर्फ दर्रा, तो हमारा दर्रा, अब दर्रे तो देखो दर्रे के अलग अलग नाम होते हैं, कोई जोजिला दर्रा, कोई लिपुलेख दर्रा, कोई काराकोरम दर्रा, कोई सा दर्रा। तो हमने यहाँ क्या लिया, सिर्फ ओनली दर्रा हमारा एग्जाम्पल है, और उसमें दे दिया कि इसमें बताओ दर्रे में जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है, कौन सी संज्ञा होगी। तो आपको बताने कि इसमें जातिवाचक संज्ञा, कि दर्रा का ये क्या है, अपने आप में जाति है। अगर हमने बोल दिया कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, अब मैंने ये बोल दिया काराकोरम दर्रा, और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, तो फिर इसमें काराकोरम दर्रा में कौन सी संज्ञा होगी, फिर इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हमने इसका नाम ले दिया। क्या ले दिया, हमने इसका नाम ले दिया कि यह काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है, यह काराकोरम दर्रा है। तो जहाँ पे नाम लेते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है, और जहाँ हम जाति बताते हैं उसकी, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम क्या होता है, सबको पता है, जो संज्ञा के स्थान पर हम जिसका यूज करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और क्या, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, मैं, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये हमारे सब क्या है, ये हमारे सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो जो ये हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुष की ऐसे सर्वनाम जो पुरुष, स्त्री या फिर इन दोनों के नाम से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कोई भी, कि कोई भी एग्जाम्पल लो आप, जैसे वह पढ़ रही है, क्या ले लिया हमने कि वह पढ़ रही है, तो वह पढ़ रही है, किसकी है, यहाँ पे किसकी फीलिंग्स आ रही है आपको,
किसकी? स्त्री की फीलिंग्स आ रही कि वह पढ़ रही है, तो स्त्री की फीलिंग्स आई। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि वह पढ़ रहा है तो किसकी फीलिंग्स आएगी? यहाँ पे किसकी फीलिंग्स आएगी? पुरुष की फीलिंग्स आएगी कि वह पढ़ रहा है। और जैसे फिर है हमारा निजवाचक सर्वनाम, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होते हैं? अपनी निजी, जो हमारे निजी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, क्लियर है? कोई डाउट्स तो नहीं है ना? और पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनसे हम बात करते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? निश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर की वस्तु के होने के हमको क्या कराते हैं? निश्चय का बोध कराते हैं, दूर और निकट की वस्तु। जैसे हमने बोल दिया वह मेरा घर है, और मैं बोल दे कि यह पौधा सूख गया, तो वह यह, सिर्फ ओनली इसमें ये होते हैं वह और यह। इससे आप क्या इमेज कर सकते हो कि अगर वह बोलेंगे कि वह मेरा पौधा है, तो वह से हम किसी दूर, जो दूर की वस्तु होगी उसको हम वह बोलेंगे। कि मैं एग्जांपल ले, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वह जली है तो दूर है वो बहुत ही हमसे। और अगर हम बोल देते हैं कि वे सामान कई दिनों से यहाँ पड़े हैं, वे सामान कई दिनों से यहाँ पड़े हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लग गया, तो वहाँ पे होता है कि वो पास में है वस्तु हमारी। तो इससे क्या होता है? इससे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। एक होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जिससे व्यक्ति व वस्तु के निश्चय का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कि हमको निश्चय का बोध न कुछ हो रहा है तो हमको नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा ना हो कोई आ जाए तो क्या है? अनिश्चय है, हमको नहीं पता कौन आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है और तुम्हारे लिए कुछ लाया है। कि दरवाजे पर कोई आया है और तुम्हारे लिए कुछ लाया है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी इमेज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कौन आया है, कौन गया है, क्या लाया है हमारे लिए। अपने आप में क्या है? यह निश्चय है, और सॉरी अपने आप में क्या है? अनिश्चय सर्वनाम है। आई होप कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई फिर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो क्रिया क्या होती है कि कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया फिर अकर्मक क्रिया का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम क्रिया कहते हैं। कि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो। मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो क्रिया क्या हुई? वर्ब क्या हुई? खा। मोहन क्या कर रहा है? खा। क्या खा रहा है? खाना। तो किस पर गया? कर्म पर गया। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है प्रेरणा पद्धत क्रिया, वहाँ पे प्रेरणा पद्धत क्रिया होती है। जैसे मोटिवेट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो उसको जहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है, अपने आप में क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पे नाम धातु का बोध कराते हैं, वहाँ पे नाम धातु क्रिया होती है। और पूर्वकालिक की उससे पहले की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई होप कि आप लोगों की बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। ये हम पढ़ चुके हैं। द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से वाचन करना अथवा पढ़ना। फिर नेक्स्ट है अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए भाव को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी के
का रूप प्रदान करता है वह अभिव्यक्ति होती है। जो हम अपने अंदर से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बाहर रखते हैं किसी भी बंदे के सामने, किसी के भी सामने, सभा में या फिर कहीं पर भी, अपने ऑल टीचर्स के सामने या फिर अपने पेरेंट्स के सामने या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। हमारी खुद की क्या होती है? वह खुद की अभिव्यक्ति होती है। हम खुद के अपनी बातों को रखते हैं तो उसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? किसने? प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसको किस प्रकार से अपने आप में रखा है? तो देखते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को खुद से बोल के बताते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपको लाइफ में ये करना चाहिए, आपको ऐसे पर्पस करना चाहिए, आपको ऐसे गोल होती है। फिर नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो कैसे कैसे कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति? तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि हमारी क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। जैसे हम विचार विमर्श कर रहे हैं, विचार है, कोई हमने टॉपिक लिया है उस पर विचार विमर्श दे रहे हैं, अपने मौखिक बातें कर रहे हैं, है ना। और जैसे क्या है, वार्तालाप, हम खुद से वार्तालाप कर रहे हैं, कई सारे बंदे बैठे हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं अपनी अपनी सब। जैसे चर्चा परिचर्चा, किसी टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं उस पे। और जैसे कविता पाठ पढ़ रहे हैं मौखिक से। जैसे भाषण, कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं सबको कि मेरे थॉट्स ये हैं, आपको ऐसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसको हम अपनी अभिव्यक्ति बताते हैं अपने अंदर की। व्याख्यान, बड़े बड़े व्याख्यान जो लेक्चर टाइप के होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। जैसे कहानी कथन कहना, अपनी लैंग्वेज में कहना, तो उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। अब आपको किसके बताने हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन। तो लिखित अभिव्यक्ति में हम लिख कर ही अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। जैसे सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। कुछ बंदे में क्या होती है, कुछ अपने आप में जन्म से या फिर हो जाता है कि कुछ बंदे बोल नहीं पाते, तो जब वो बोल नहीं पाते फिर वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेगा हमारे सामने? तो वह फिर लिख कर व्यक्त करता है। कैसे करता है? लिख कर व्यक्त करता है कि मेरे ये थॉट्स है, उसने लिख दिया सब कुछ, क्योंकि बोल नहीं पा सकता और मैंने सब कुछ लिख दिया, मेरे ये थॉट्स है, इस पे आपको पूरा ध्यान दे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। जो हमारे ये होते हैं एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम क्यों होते हैं? लिखित एग्जाम क्यों होते हैं? तो उससे हमारे मन की वो लेते हैं वो बातें कि देखिए बंदे में कितना माइंड है, कि बंदा रटता है चीज़ों को। अगर आप एग्जाम में रटकर पेपर को क्वालिफाई करोगे तो फिर वो जो चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि बच्चे में माइंड नहीं है, अपनी खुद की अभिव्यक्ति नहीं है। और अगर आप समझो सिर्फ ओनली और समझकर फिर अपने उसमें लिखित अभिव्यक्ति खुद की दो, तो फिर जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं तो उससे में बोलेगा कि हाँ बंदे में क्वालिटी है, इस बच्चे में क्वालिटी है, इस बच्चे में खुद की लिखित अभिव्यक्ति है, खुद की नॉलेज है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको कि रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर आपको परसेंटेज नंबर अच्छी बनानी है तो नोट रट्टाफिकेशन। देखते हैं फिर लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हम लिखकर अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं तो उसको हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? समूह, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और
व्यंजन। तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ण कहते हैं। लास्ट है और आज का हमारा क्वेश्चन अथवा संकेतों को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं माइंड्स में, उसको हम व्यक्त करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ध्वनियों के अकॉर्डिंग। तो उससे एक वर्ड्स क्रिएट होता है उसको, जिसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आई होप कि आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने वहाँ पे मिस्टेक की है, वो की है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम्स हुई है आप मेरे को बता सकते हैं, जो भी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।